अखिल भारतीय साहित्य परिषद लखनऊ के इस समृद्ध सारस्वत मंच से आप सभी मित्रों का स्वागत है। मंच के संयोजक, संचालक, प्रशासक, अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शिव मंगल सिंह मंगल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। कुमार तरल जी, आपका स्वागत है। आचार्य प्रताप जी, आपका स्वागत है। संतोष विश्वकर्मा जी, स्वागत है आपका। ज्ञानवती सक्सेना जी, डॉक्टर कैलाशनाथ मिश्र जी, ज्योति जैन ज्योति जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आचार्य प्रताप जी, अखिल भारतीय साहित्य परिषद लखनऊ के आप सबके बीच आने का जो अवसर प्रदान किया है, इसके लिए आदरणीय डॉक्टर शिव मंगल सिंह मंगल जी धन्यवाद के पात्र हैं। और इतने सुंदर आयोजन के लिए, जिसमें शुद्ध साहित्यिक चर्चाएं होती हैं, साहित्यिक संवाद होता है, साहित्यिक काव्य पाठ होता है, ऐसे सारस्वत अनुष्ठान के लिए आप बधाई ही नहीं, साधुवाद के पात्र हैं। एक छंद निवेदित करता हूं कि कवि कंठ कूजते हैं छंद लोक में अमंद, कवि कंठ कूजते हैं छंद लोक में अमंद, हो रही है छंद लोक में विचित्र भाएं भाएं। कवि कंठ कूजते हैं छंद लोक में अमंद, हो रही है छंद लोक में विचित्र भाएं भाएं। जानते हो क्योंकि मृदु छंद की पुकार सुन, जानते हो क्योंकि मृदु छंद की पुकार सुन, अंबर से अंब अविलंब चली पाए पाए। पढ़ूं हास्य करुणा श्रृंगार शांति के कवित्व, पढ़ूं हास्य करुणा श्रृंगार शांति के कवित्व, चाहे करूं वीर रौद्र रचना की धाएं धाएं। शारदे करो कृपा की कविता रसस्विनी हो, शारदे करो कृपा की कविता रसस्विनी हो, कविता रहे न मत मात्र छंदबद्ध चाएं चाएं। शारदे करो कृपा की कविता रसस्विनी हो, कविता रहे न मात्र छंदबद्ध चाएं चाएं। इस छंद के साथ मैंने माँ से निवेदन किया है कि वो छंदबद्ध कविता के साथ में रसमयता का वरदान भी प्रदान करें। खाली तोड़ जोड़ करके छंद का आग्रह हम पूरा न करते रहें, उसमें रसात्मकता हो, भाव प्रवणता हो, तभी वो कविता कविता होती है। लेकिन सब कुछ हो और छंदबद्धता न हो, शिल्प का अनुशासन न हो, तब भी कविता अधूरी रह जाती है। श्याम फतनपुरी जी, आपका स्वागत है। निवेदिता श्रीवास्तव जी, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, सुभाष चंद्र जी, संतोष विश्वकर्मा जी, सुभाष चंद्र रसिया जी, प्रमोद तिवारी हंस जी, आचार्य प्रताप जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो नाम शोभा त्रिपाठी जी, राज गोस्वामी जी, आप सभी का स्वागत है। कोई नाम देखने से रह जाते हैं तो अन्यथा न लीजिएगा, क्योंकि ये तकनीकी जानकारी सबको है कि पटल पर नाम अधिक देर रुकता नहीं है और हर समय
काव्य पाठ को तोड़ करके नाम भी नहीं ले आ सकता, नहीं तो आपके रसानंद में बाधा पहुंचेगी। तो मित्रों, अभी मैंने जो एक छंद पढ़ा ये वही छंद है जिस, या कहिए उसी कोटि का छंद है जिस कोटि के छंदों की आज चर्चा करना हमारा प्रयोजन है, अभिप्रेत है, अर्थात घनाक्षरी। नमस्कार गोस्वामी जी, राज गोस्वामी जी, कुमार तरल जी, रेखा जोशी जी, आपका स्वागत है। घनाक्षरी छंद जो हैं, इनको लिखना मेरी दृष्टि में कुछ अधिक कठिन होता है। जहाँ पर प्रतिबंध अधिक होते हैं वहाँ त्रुटियां नहीं होती हैं, और जहाँ प्रतिबंध कम होते हैं वहाँ त्रुटियां होने की संभावना अधिक रहती है। या यूं कहें कि अगर अपने डगर की लकीर स्पष्ट दिखाई दे रही है, डॉक्टर कीर्ति वल्लभ जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर कीर्ति वल्लभ शक्टा जी, आपका स्वागत है। कांति शुक्ला जी, नमन है आपको। शोभा त्रिपाठी जी, तो डगर की रेखा जब स्पष्ट दिखाई देती है तब तो आगे बढ़ना आसान होता है, और जहाँ पर डगर भी स्पष्ट न दिखाई दे, पद चिन्ह भी दिखाई न दे, वहाँ पर रास्ता बना के ढूंढ के चलना बहुत कठिन होता है। घनाक्षरी छंद कुछ ऐसा ही है जिसमें प्रतिबंध कम है और स्व अनुशासन से छंद को साधना पड़ता है। और मैं उसी बात को फिर दोहराऊंगा कि अनुकरण से छंद के प्रवाह को साधना पड़ता है, मन में बसाना पड़ता है और फिर उसी पर चलना पड़ता है, तब घनाक्षरी छंद बनता है। कैलाश त्रिपाठी, कैलाश प्रकाश त्रिपाठी पुंज जी, अनीता सुधीर जी, आपका स्वागत है। ये छंद वर्णिक छंद की श्रेणी में आता है जिसमें वर्णों की संख्या निश्चित होती है। जैसे हमने अभी जो छंद पढ़ा, इसको आप सुने। सूक्ष्मलता महाजन जी, स्वागत है आपका। और देखें कि उसमें कितने वर्ण प्रयोग में आते हैं। उन वर्णों की गिनती करनी है, लघु गुरु का हिसाब किताब नहीं रखना है, इसमें वर्णों की गिनती करनी है। तो जैसे हमने एक छंद पढ़ा या किसी ने पढ़ा, तो आप उस छंद की सबसे पहले लय को, प्रवाह को, या उसी को गति भी कहते हैं, गति को या तरंग को अपने मन में बैठा लीजिए और उसी तरंग में अपना छंद कहिए, और उसकी शुद्धता को परखने के लिए, उसके व्याकरण को समझने के लिए वर्णों की गणना भी करके देखिए। तो मैंने जो अभी छंद पढ़ा कि कवि कंठ कूजते हैं छंद लोक में अमंद, हो रही है छंद लोक में विचित्र भाएं भाएं, इसके वर्णों को अगर गिना जाए तो कवि 2 वर्ण, कंठ 2 वर्ण, कूजते हैं, कूजते में 3 वर्ण, है में 1 वर्ण। कवि कंठ कूजते हैं, 2 2 4 3 7 और हैं मिला के 8 हो गए। छंद लोक में अमंद, छंद लोक में 4 वर्ण, में 1 4 1 5 हो गए, अमंद में 3 वर्ण 8 वर्ण हो गए। प्रारंभ में हम वर्णों की गिनती इस प्रकार कर रहे हैं जैसे कि मुझे सुनने वाला कुछ न जानता हो, लेकिन ऐसा है नहीं, आप सभी जानकार हैं। ये तो सिर्फ पुनरावृत्ति है, उसको दोहराया जा रहा है। लेकिन आपके बीच कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको बिल्कुल न उसकी जानकारी हो,
तो मैं प्रारंभ वहीं से करता हूं, वर्णों की गिनती से। तो ये 8-8 वर्ण मिलके 16 हो गए। कवि कंठ कूजते हैं छंद लोक में अमंद, 16 वर्ण हो गए। मात्राएं नहीं गिननी। हो रही अछंद लोक में विचित्र भाएं भाएं, हो रही अछंद लोक, हो 1 वर्ण, रही में 2 वर्ण, अछंद लोक 5 वर्ण, तो 3 और 5 8 हो गए। फिर में विचित्र भाएं भाएं, में 1 वर्ण, विचित्र में 3 वर्ण और भाएं भाएं में 2-2 मिला के 4 वर्ण हो गए। ये भी 8 हो गए और ये 8-8 मिला करके 16 हो गए। अनीता सुधीर जी धैर्य रखिए, विन्यास भी बताएंगे जो होता है। तो कवि कंठ कूजते हैं छंद लोक में अमंद, 16 वर्ण। हो रही अछंद लोक में विचित्र भाएं भाएं, 16 वर्ण। और अगर इन 16 के भी 8-8 में टुकड़े कर दिए जाएं तो अष्टक बन जाता है। ये अष्टक शब्द समझिए मैं अपनी ओर से दे रहा हूं, बात को कहने के लिए, समझाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए। तो 8-8 वर्णों के टुकड़े बन जाते हैं। कवि कंठ कूजते हैं 8 वर्ण, छंद लोक में अमंद 8 वर्ण, हो रही अछंद लोक 8 वर्ण, में विचित्र भाएं भाएं 8 वर्ण। 8-8 के ये 4 अष्टक हो गए, पद हो गए। भारती पायल जी आपका स्वागत है। मंजू मित्तल जी आपका भी स्वागत है। पूजा कृष्णा जी आपका भी स्वागत है। मात्राओं की गणना इसमें नहीं होगी, कभी मात्राओं वाले छंद जब होंगे तब पूजा कृष्णा जी आपको मात्राओं के बारे में बताएंगे। ये छंद वर्णिक है, इसमें वर्णों की गणना होती है। तो ये 32 वर्ण का एक चरण है, बहुत लंबा चरण है, 32 वर्ण का चरण है। आदरणीय रामदेवलाल विभोर जी फोन कर रहे हैं। आदरणीय मंगल जी कृपया देख लें कहीं ऐसा तो नहीं कि वे समूह से न जुड़े हों और जुड़ने के लिए कह रहे हों। शोभा त्रिपाठी जी, अच्छा लगता है आपको तो मुझे भी सुनाना अच्छा लगता है। ब्रजेश सिंह जी स्वागत है आपका। रामायणधर द्विवेदी जी स्वागत है। भारती पायल जी स्वागत है। रेखा जोशी जी आपका भी स्वागत है। तो ये 32 वर्ण का एक चरण है, बहुत लंबा चरण है और उसमें भी 8-8 के टुकड़े किए जा सकते हैं। लेकिन वो 8-8 के टुकड़े न किए जाएं, न हो तो भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा छंद पर। रमाशंकर सिंह जी स्वागत है आपका, बहुत अच्छे छंद के जानकार हैं। डॉक्टर कीर्ति वल्लभ शक्टा जी पुनः पुनः स्वागत है, आपकी उपस्थिति का अभिनंदन है। तो ये जो टुकड़े होते हैं, तो जहां एक टुकड़ा खत्म हो जाता है हल्की सी सांस ली जाती है और सांस लेने के बाद अगला टुकड़ा बोला जाता है। तो वो जो हल्की सी सांस ली जाती है, एक हल्का सा रुकावट आती है लय में, उस अल्प विराम को छंद की भाषा में यति कहते हैं। जैसे मैं इसको पढ़ूं तो आप देखिए कि 16 वर्णों के बाद थोड़ा सा विराम देना आवश्यक होगा। अगर हम विराम नहीं देंगे तो उसकी गति बाधित होगी, लय बाधित होगी, प्रवाह रुकेगा। प्रवाह बनाने के लिए वहां पर थोड़ा सा विराम देना आवश्यक है। कवि कंठ कूजते हैं छंद लोक में अमंद, हो रही अछंद लोक में विचित्र भाएं भाएं। अमंद के बाद में विराम लिया मैंने, तो 16 वर्णों के बाद एक जो विराम लिया है इसको यति कहेंगे। और जहां पे छंद समाप्त होता है तो वास्तव में उसको उपरति कहते हैं, लेकिन शब्दों की जटिलता में न जाकर उसको भी यति ही लोग कह देते हैं। तो बीच की यति और अंत की यति, लेकिन जब यति की बात की जाएगी तो ज्यादातर बीच की ही यति को समझा जाता है, अंत की यति को केवल लिखने में आता है। वो पद पूरे लिखे जाते हैं, लिख दिया था 16-16 पर यति, तो उसका मतलब यही होता है कि 16-16 के 2 पद, 32-32 पर यति, ऐसे लिख दिया जाता है। रामनिवास तिवारी जी आपका स्वागत है।
तो घनाक्षरी छंद में 16-16 वर्णों पर यति होती है, अर्थात 16-16 के 2 टुकड़े हैं, 2 पद हैं, जो जिनके मिलने से एक चरण बनता है। डॉक्टर विद्यासागर मिश्र जी, आपका स्वागत है। तो इसको, पंक्ति को देख करके ये मन में धीरे धीरे विचार बैठ रहा है कि घनाक्षरी, जो ये कौन सी घनाक्षरी है तो हम बाद में बताएंगे। जो घनाक्षरी अभी हमने पढ़ी, उस घनाक्षरी में एक चरण में 32 वर्ण हैं और 16-16 पर यति अनिवार्य है। लेकिन अगर 8-8 पे यति हो तो और आनंद आ जाता है। संयोग से इसमें है, आवश्यक नहीं है, लेकिन संयोगवश है। मधु दीक्षित जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर विद्यासागर मिश्र जी, स्वागत है आपका। राज गोस्वामी जी, स्वागत है। अब हम तो चूंकि लक्षण स्पष्ट करने के लिए कोई रचना करते हैं, कोई अपने मन की तरंग में करते हैं, तो प्रयास ये रहता है उसके लक्षण स्पष्ट हो जाएं। तो स्पष्ट करने के लिए हमने 8-8 पर यति ले ली है। कवि कंठ कूजते हैं छंद लोक में अमंद, हो रही अछंद लोक में विचित्र भाएं भाएं। ये 8-8 वर्ण अलग अलग हो गए और 8-8 पर यति हो गए। अर्थ निकला कि इस घनाक्षरी में के एक चरण में 32 वर्ण होने चाहिए, 16-16 पर यति अनिवार्य होती है, और 8-8-8-8 पर अगर यति हो तो और भी अच्छा है, लेकिन वो अनिवार्य नहीं है। और मित्रों, जब इसको आप प्रवाह में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंत में जहां चरण समाप्त होता है, वहां पर गुरु लघु आएगा तभी लय बनेगी, प्रवाह बनेगा। अगर वहां पर इसके विपरीत गुरु गुरु आ जाएं तो प्रवाह बाधित हो जाएगा, और अगर वहां पर लघु गुरु आ जाएं तो प्रवाह बाधित हो जाएगा। कवि कंठ कूजते हैं छंद लोक में अमंद, हो रही अछंद लोक में विचित्र भाएं 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 भाय। गुरु लघु, इसको हम गाल कहते हैं, गुरु को गा से व्यक्त करते हैं। हाँ, घनाक्षरी का जवाब नहीं है, सही बात है। ये घनाक्षरी हमने चुनी इसीलिए कि कुछ उधर ध्यान जाएगा तो मन में आनंद की अनुभूति होगी। कुछ कुछ हास्य का पुट है, कुछ भक्ति का भाव है, और कुछ कुछ गंभीर बात भी संप्रेषित की है मैंने। तो उषा पांडे जी, स्वागत है आपका। तो अंत में हमने देखा कि भाएं, पाएं, धाएं, चाएं, ये सब शब्द आए हैं। अगर आप इसके विपरीत लघु और गुरु का प्रयोग करके कहीं पढ़ें तो लय बाधित हो जाएगी। हम कोई और प्रयोग नहीं करेंगे, आखिरी भाएं की जगह हम लगा कहेंगे, और लगा कहेंगे तो लय बाधित हो जाएगी। अब ये भी हो सकता है हम जबरदस्ती बाधित कर दें क्योंकि हमें समझाना है। आप अपने आप कह के देखिए तो देखेंगे आपकी लय टूट जाती है, प्रवाह टूट जाता है। कवि कंठ कूजते हैं छंद लोक में अमंद, हो रही अछंद लोक में विचित्र भाएं लगा। भाएं लगा कहा तो बिगड़ गया मामला। लेकिन अगर लगा की जगह गाल कहें, कवि कंठ कूजते हैं छंद लोक में अमंद, हो रही अछंद लोक में विचित्र भाएं गाल, तो सत जाती है। अर्थ ये निकला कि अंत में गुरु लघु होने चाहिए। अब मित्रों एक बात और बता दें कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अंत में 2 गुरु भी दे देते हैं, लेकिन जब भी वो गुरु देंगे तो बाद वाले गुरु का उच्चारण लघु ही करना पड़ेगा। उसे मात्रा पतन करके ही पढ़ेंगे, तभी आपका प्रवाह आएगा। क्योंकि ये वर्णिक छंद है, इसमें मात्राओं का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए मात्रा पतन करने में कोई बहुत बड़ा दोष भी नहीं आता है, हम उसको संभाल सकते हैं। लेकिन उल्टा नहीं कर सकते। जैसे अंत में कोई कहे हम लगा कर देंगे, लघु गुरु कर देंगे, तो वो किसी भी रूप में
प्रवाह नहीं बनेगा, वो तो बिगड़ जाएगा। गुरु गुरु कर देंगे तो बाद वाले गुरु को हम लघु कर देंगे, क्योंकि हम लघु को गुरु नहीं कर सकते हैं प्रवाह बनाने के लिए, लेकिन गुरु को हम लघु करके पढ़ सकते हैं। तो ये तो अंत की बात हो गई। अब सारांश ये निकला कि इस घनाक्षरी में 32 वर्ण हैं, 16-16 पर यति अनिवार्य है, 8-8-8-8 पर यति हो तो और उत्तम है, ये बातें हो। और इसमें कुल मिला के 4 चरण हैं, चारों चरण तुकांत होते हैं। सवैया घनाक्षरी मुख्य रूप से ये 2 ही छंद हैं जिनमें चारों चरण तुकांत होते हैं। अन्यथा छंद शास्त्र में जो अन्य छंद हैं उसमें पहले 2 का तुकांत अलग होता है और बाद के 2 यानी तीसरे चौथे का तुकांत अलग होता है। क्रमागत 2-2 चरण तुकांत होते हैं, लेकिन घनाक्षरी और सवैया इनमें चारों चरण तुकांत होते हैं। तो मित्रों, इस लक्षण के साथ जो घनाक्षरी हमारे सामने आई है, इस घनाक्षरी का नाम है रूप घनाक्षरी। इसका नाम है रूप घनाक्षरी। अब ये नाम भी जान लिया तो और बढ़िया रहा। कोई आदमी ये नाम न जानता हो, खाली उसकी व्याकरण समझता हो, खाली उसको उसकी लय प्रवाह को मन में बसा के सही लिख लेता हो, वर्णों की गणना करके सुधार लेता हो, तो छंद से कि नाम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन बिना नाम के हम बात कैसे करेंगे? हम मान लो मंगल सिंह, शिव मंगल सिंह मंगल जी को मान लो हम नमन करना चाहते हैं, तो नाम तो लेना ही पड़ेगा। नहीं, कैसे समझेंगे वो कि उनको हम नमन कर रहे हैं? तो नाम तो लेना ही पड़ता है। ये रूप घनाक्षरी है। अब एक बात और हम इसमें बताना चाहते हैं। देखिए, एक हम इसमें से चरण ले रहे हैं, शारदी करो कृपा की, जानते हो क्योंकि मृदु, कोई चलिए हम फिर दूसरे छंद में वो बात बताएंगे। व्यर्थी की अनजान अधरों पे, कोई उसका उदाहरण नहीं मिला, हमने पहले से सोचा नहीं था। खैर, अब अभी एक श्रोता की ओर से ये प्रश्न आया था, मात्रा का क्या बंधन है? तो इसमें मात्राओं का कोई बंधन नहीं है, बस इतना है कि अंत में गुरु लघु होना चाहिए। अब लय को खाली 8-8-8-8 ऐसे वर्ण रखते चले जाइए तो आवश्यक नहीं कि लय बन जाएगी, बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए छंद शास्त्र में कुछ रूप में उलझ गए। क्यों भाई राज गोस्वामी जी, रूप में उलझ गए का मतलब क्या? स्पष्ट करें, हम बताएं फिर बात करें। खैर, तो आप स्पष्ट करेंगे तो हम उस पर बात करेंगे। तो हाँ, तो ये जो है 8-8 वर्ण रख देने मात्र से आवश्यक नहीं है, या 16-16 वर्ण मिला करके हम 32 वर्ण का एक पंक्ति लिख दें तो आवश्यक नहीं है कि ये घनाक्षरी सही हो जाएगी। बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है, प्रवाह आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसके लिए आपको किसी अपने प्रिय कवि की घनाक्षरी सुननी होगी, उसके प्रवाह को मन में बसाना होगा और अपनी घनाक्षरी के प्रवाह को उसके प्रवाह से मिलाना होगा। जहाँ गलती होगी वहाँ प्रवाह बाधित हो जाएगा। लेकिन ये मानवीय गुण है कि अपनी गलती व्यक्ति को दिखाई नहीं देती है और वो उसको पकड़ नहीं पाता है। तो इसको संभालने के लिए हमारे छंद शास्त्रियों ने खोज करके कुछ संकेत दिए, थोड़े थोड़े से। वो क्या है कि इसमें जो 8-8 वर्णों के अष्टक बनते हैं, इन अष्टकों में जो शब्दों का चयन है वो इस ढंग से किया जाए कि विषम सम विषम ये न पढ़ने पाए। अब विषम सम विषम क्या है?
विषम के अंतर्गत 1, 3, 5, 7 ये वर्ण आते हैं, ये विषम संख्याएं। और सम का अर्थ है 2, 4, 6 ये वर्ण आते हैं। तो जिन शब्दों में 2, 4, 6 वर्ण हैं वो कहलाएंगे सम, और जिनमें 1, 3, 5 वर्ण हैं वो कहलाएंगे विषम। तो अगर किसी अष्टक में, यानी 8 वर्ण के जो टुकड़े बताए थे, किसी अष्टक में अगर 2 विषम के बीच में एक सम पड़ रहा है तो लय बाधित अवश्य होगी। उसे खींच तान के भले ही आप पढ़ लीजिए, घनाक्षरी की लय बाधित हो जाएगी। विषम सम विषम का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मैं खोज रहा था इसमें कहीं मैं बताऊं, लेकिन बन नहीं रहा। किसी और उदाहरण में हम इसको समझा देंगे। अब आप इसमें देखिए, जो सकारात्मक बात है कि कवि कंठ कूजते हैं। कवि सम 2 वर्ण, कंठ 2 वर्ण, सम है, कूजते हैं। ये हैं जो है कूजते में मिल जाएगा तो ये 4 वर्ण हो जाएंगे, और नहीं तो 3 एक हो गया। किसी भी प्रकार से विषम के बीच सम नहीं आया। छंद लोक में अमंद, छंद लोक में 4 वर्ण, में अमंद 4 वर्ण, कहीं भी विषम के बीच सम नहीं। अगर में और अमंद को अलग अलग मान लें तो छंद लोक 4, में 1, अमंद 3, 4, 1, 3 विषम क्रम से बाद में आ गए हैं, और वो विषम विषम मिलके सम हो गए हैं। लेकिन 2 विषम के बीच सम नहीं आया है। आप पूरी घनाक्षरी को देखिएगा, अपनी कभी लिखी हो वो देखिएगा। अगर वो घनाक्षरी प्रवाह में है, प्रवाह बाधित नहीं होता है, और आप खींच तान के उसको साधते नहीं हैं, तो निश्चित रूप से उसमें कहीं भी विषम विषम के बीच सम नहीं आएगा। अगर आएगा तो बाधित हो जाएगी। तो मित्रों, अब ये रूप घनाक्षरी के बारे में कुछ बातें हो गई, इनको हम एक साथ समेट लेंगे। लेकिन समेटने के पहले एक घनाक्षरी का आनंद और लेंगे, ताकि सुनने वालों का आनंद भी को काव्य पाठ का भी आनंद मिलता रहे। हमारे मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय गुरु सक्सेना जी, बहुत अच्छे सिद्ध छंदकार हैं। घनाक्षरी की व्याकरण समझना और शिल्प समझना और उसको उस शिल्प में बांध करके लिखना तो एक बात है, लेकिन उसमें सौंदर्य पैदा करना बहुत बड़ी बात होती है। वो सौंदर्य अगर देखना हो तो गुरु सक्सेना जी की घनाक्षरी आप कभी सुनिए, और अगर सुना होगा तो इस आनंद का अनुभव आपने किया होगा। अंत्यानुप्रास की वो छटा बिखेर देते हैं, भंग अनंग उतंग मलंग, इस तरीके से इतने अंत्यानुप्रास देते हैं कि बस हृदय में झंकार पैदा हो जाती है। भाई बहुत बहुत उनका स्वागत है इस मंच पर, गुरु सक्सेना जी का। तो रूप घनाक्षरी के बारे में इतना कि 4 चरण, चारों तुकांत, प्रत्येक चरण में 32 वर्ण, 16-16 परियति, 8-8-8-8 परियति हो तो और उत्तम। किसी भी अष्टक में विषम विषम के बीच सम नहीं पड़ना चाहिए। प्रत्येक चरण का अंत गुरु लघु अर्थात गाल से होना चाहिए। हाँ, नमस्कार है सक्सेना जी, गुरु सक्सेना जी, हार्दिक स्वागत है। अब आइए एक छंद रूप घनाक्षरी का और पढ़ लें, फिर अगले छंद पे बढ़ेंगे। लिखते रहे हैं और लिखते रहेंगे सदा। देखिए, हम जो उदाहरण ढूंढ रहे थे मैं आ गया सामने। अब इसमें हम समझा देंगे वो बात सम विषम वाली। पहले छंद का आनंद लीजिए, बाद में उसको समझाएंगे। लिखते रहे हैं और लिखते रहेंगे सदा, उर की संवेदना को शब्द शब्द में उतार। लिखते रहे हैं और लिखते रहेंगे सदा, उर की संवेदना को शब्द शब्द में उतार। एक पारखी की वाह मेरे लिए अनमोल, एक पारखी की वाह मेरे लिए अनमोल,
व्यर्थ वाह वाह जो अनाड़ी करते हजार, एक पारखी की वाह मेरे लिए अनमोल, व्यर्थ वाह वाह जो अनाड़ी करते हजार। व्यर्थ वह कृति जिसे लोक में मिले न मान, व्यर्थ वह कृति जिसे लोक में मिले न मान, पादकों उपाधियों के लगे हों भले अंबार, व्यर्थ वह कृति जिसे लोक में मिले न मान, पादकों उपाधियों के लगे हों भले अंबार। अनजान अधरों पे, पंक्ति देखिएगा कि अनजान अधरों पे रचना थिरक जाए, अनजान अधरों पे रचना थिरक जाए, विश्व में न इससे बड़ा है कोई पुरस्कार। अनजान अधरों पे रचना थिरक जाए, विश्व में न इससे बड़ा है कोई पुरस्कार, विश्व में न इससे बड़ा है कोई पुरस्कार। अब इस छंद में देखिए, एक अष्टक में मैं ये प्रयोग करके दिखा रहा हूं कि अगर दो विषम के बीच सम आ जाएगा तो कैसे लय बाधित होगी। लिखते रहे हैं, और ये एक अष्टक है, लिखते तीन, रहे है तीन और दो, तीन तीन दो, विषम विषम सम मान्य है। लिखते रहेंगे सदा, लिखते तीन, रहेंगे तीन, सदा दो, तीन तीन दो मान्य है, आगे भी सम मान्य है। अब मैं अमान्य को दे रहा हूं, जरा देखिएगा कि लिखते रहेंगे सदा, लिखते विषम, रहेंगे विषम, सदा सम। अब इस सदा को जरा बीच में ले आइए विषम के, लिखते सदा रहेंगे। अब जब आप इसको लिखते सदा रहेंगे पढ़ेंगे तो खींच के, जिसे कहते हैं खींचतान, वो करके आप भले ही इसको लय को पूरा कर दें लेकिन लय बाधित हो जाएगी। लिखते रहे हैं और लिखते सदा रहेंगे, ये लय से बाधित हो गई। लिखते रहेंगे सदा, लिखते सदा रहेंगे, ये बाधित हो जाएगी। उर की संवेदना को शब्द शब्द में उतार। इस प्रकार से आप इस बात को ध्यान लीजिए कि विषम विषम के बीच में सम नहीं आना चाहिए। इतना होने पर भी आवश्यक नहीं है कि सब कुछ बढ़िया हो, प्रवाह बढ़िया बन जाए। शेष के लिए अनुकरण है। कविता अनुकरण से आती है, अनुकरण से सुधरती है, अनुकरण से संवरती है और अनुकरण से अपने गंतव्य को प्राप्त होती है। लेकिन शिल्प जो है उसका मार्ग प्रशस्त करता है। तो मित्रों, ये रूप घनाक्षरी के हमने दो उदाहरण दिए। अब इसमें एक वर्ण में 32, एक चरण में 32 वर्ण थे। 32 वर्ण की और भी घनाक्षरी हैं। उससे पहले मैं एक बहुत ही लोक प्रचलित घनाक्षरी की ओर आपको ले चलता हूं, जिसका नाम है मनहर घनाक्षरी। कुछ लोग इसको मनहरण भी कहते हैं और ये बहुत ही लोकप्रिय है। प्रायः लोग मनहरण घनाक्षरी या मनहर घनाक्षरी में ही लिखते हैं जब प्रारंभ करते हैं। तो इस घनाक्षरी में जैसे उसमें 32 वर्ण थे वैसे इसमें 31 वर्ण होते हैं और यदि 16-15 पे होती है। जैसे उसमें अंत में गाल आवश्यक होता है वैसे ही इसके अंत में लगा आवश्यक होता है। और लगा की जगह अगर लगा नहीं होगा तो उसे बना के पढ़ना पड़ेगा। यानी गागा अगर होगा तो पहले वाले गा को गिरा के पढ़ना पड़ेगा और उसको लघु करना पड़ेगा, तभी वो आएगा। अब आप देखें पहले उदाहरण, माटी का ही घट हो या स्वर्ण का कलश भव्य, मदिरा के पात्र से दुर्गंध ही तो आएगी। माटी का ही घट हो या स्वर्ण का कलश भव्य, मदिरा के पात्र से दुर्गंध ही तो आएगी। और शब्द के तालाब में डुबाओ जितना भी चाहे, झूठ की किताब शव तुल्य उतर आएगी।
अनुबंध चूनरी के प्रेम तार टांकने में, द्वेष ग्रंथि आई तो बुनाई उलझाएगी। अनुबंध चूनरी के प्रेम तार टांकने में, द्वेष ग्रंथि आई तो बुनाई उलझाएगी। देश की दीवार हो विशाल कितनी भी चाहे, प्रेम के आकाश से तो नीची रह जाएगी। देश की दीवार हो विशाल कितनी भी चाहे, प्रेम के आकाश से तो नीची रह जाएगी। प्रेम के आकाश से तो नीची रह जाएगी। ये मनहर घनाक्षरी है। अब इसमें कुछ अधिक बताने को नहीं रह गया, सारी बातें वही हैं कि वर्ण 31 होंगे एक चरण में, 16-15 पे यति होगी। अगर यति 8-8-8-7 पर हो तो और भी उत्तम है, किंतु अनिवार्य नहीं है। चरण का अंत जो है वो गुरुलग से होगा। अब इस घनाक्षरी के माध्यम से मैं एक बात यहाँ पे और करना चाहूँगा, उसको ध्यान से सुनिएगा कि माटी का ही घट हो या स्वर्ण का कलश भव्य, मदिरा के पात्र से दुर्गंध ही तो आएगी। ध्यान से सुन लीजिए। अब फिर ध्यान से सुनिए, इसी चरण को मैं दूसरे ढंग से पढ़ रहा हूं। माटी का ही घट हो या स्वर्ण का कलश भव्य, मदिरा के पात्र से तो दुर्गंध आएगी। माटी का ही घट हो या स्वर्ण का कलश भव्य, मदिरा के पात्र से तो दुर्गंध आएगी। मदिरा के पात्र से तो दुर्गंध आएगी। अब जब मैंने ऐसे पढ़ा तो बाधा तो कोई नहीं पड़ी। मोटे तौर से ऐसा लगेगा जैसे ये भी सही है, लेकिन ये बिल्कुल अशुद्ध है। मैं यही बताने के लिए इस चरण को उठा रहा हूं। इसमें जो दुर्गंध शब्द है, इसमें 3 वर्ण है और लोग वर्ण पूरा करने के लिए, अपनी लय को पूरा करने के लिए, प्रवाह को पूरा करने के लिए दुर्गंध को दुर्गंध 4 वर्णों में पढ़ लेते हैं और पढ़ करके घनाक्षरी पूरी कर लेते हैं और कहते हैं देखिए प्रवाह तो मेरा सही है। और साथ में फिर ये भी बता देंगे कि इसको पढ़ते हैं तो हमें इतनी तालियां मिलती हैं, इतने लोगों ने इसकी तारीफ की है। फेसबुक पे डाला था तो हमारे 64 कमेंट आए थे या 200 कमेंट आए थे और सबने तारीफ की थी। प्रशंसा से कोई इस पर फर्क नहीं पड़ता है, ये अशुद्ध है। दुर्गंध शब्द में 3 ही वर्ण है, दुर्गंध, बस 3 वर्ण। तो जो हमने पढ़ा कि मदिरा के पात्र, माटी का ही घट हो या स्वर्ण का कलश भव्य, मदिरा के पात्र से दुर्गंध, मदिरा के पात्र से तो दुर्गंध आएगी। मदिरा के पात्र से तो दुर्गंध आएगी। ये बिल्कुल अशुद्ध है, दुर्गंध नहीं है। और अगर दुर्गंध का प्रयोग 3 वर्णों में करेंगे तभी वो शुद्ध होगा। संयुक्ताक्षरों के प्रयोग में बहुत गलतियां होती लोगों से। माटी का ही घट हो या स्वर्ण का कलश भव्य, मदिरा के पात्र से दुर्गंध ही तो आएगी। अब दुर्गंध कहने में हो सकता है किसी को लग रहा हो कि ये अस्वाभाविक है या कठिन है, किंतु शुद्ध यही है। और जो लोग अर्ध अक्षर को पूरा अक्षर करके घनाक्षरी लिख लेते हैं, वे अपने को सही सिद्ध करने के लिए तमाम तर्क देते हैं। उन सब तर्कों को मैं नमन ही करता हूं बस, लेकिन वो स्वीकार्य काव्य शास्त्र में नहीं है, व्यवहार में भी नहीं। अशुद्ध ही अशुद्ध है, उसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, एक मैं और उदाहरण देने का प्रयास कर रहा हूं। संस्कार अपने सुधारते नहीं हैं लोग, संस्कार अपने सुधारते नहीं हैं लोग, और संस्कृति भूलते ही जा रहे हैं लोग यहाँ। चलिए ऐसे कुछ कह लीजिए, ये तो हमने गढ़ लिया ऐसे बताने के लिए। अब इसको पढ़ने में कोई बाधा नहीं लगी। संस्कार अपने सुधारते नहीं हैं लोग, संस्कृति भूलते ही जा रहे हैं लोग यहाँ।
प्रवाह सही है, लेकिन ये बिल्कुल अशुद्ध है, एक नहीं, इसमें दो दो अशुद्धियां हैं। संस्कार 4 वर्णों में मैंने पढ़ दिया, सुनने वाले को कुछ लगा ही नहीं, लेकिन ये अशुद्ध है। कार में 3 ही वर्ण होंगे, और उधर मैंने संस्कृति को भी 3 वर्ण है, संस्कृति संस्कृति, अब उसको मैंने 4 वर्णों में पढ़ दिया, संस्कृति। तो खाली कहने सुनने की बात नहीं है कि सुनने में किसी को न लगे और गलती दबी रह जाए तो हम उस गलती को न समझें। ऐसे संयुक्ताक्षरों के प्रयोग के लिए 2 ही रास्ते हैं कि या तो आप शुद्ध उच्चारण करें और शुद्ध उच्चारण करके संयुक्ताक्षर को एक वर्ण मान के ही रचना करें, या अगर आपसे नहीं सकता है तो संयुक्ताक्षर प्रयोग ही न करें। अब हम ये नहीं कहेंगे कि प्रयोग न करें, करें अवश्य, लेकिन अगर नहीं सकता है और बार बार वो गड़बड़ ही हो जाती है, बोल भी नहीं पाते, उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं, तो फिर एक ही रास्ता है कि संयुक्ताक्षर से बचने का प्रयास करें। कुछ लोग तुलसीदास को उदाहरण में ले आते हैं, जैसे स्वार्थ है तो स्वार्थ को प्रयोग करेंगे स्वार्थ, और कहेंगे तो तुलसीदास ने प्रयोग किया था, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, रात पूरा है उसमें। मित्रों, यहाँ भाषा का अंतर है। अगर आप खड़ी बोली में रचना कर रहे हैं तो खड़ी बोली की शुद्धता होगी, और उसकी व्याकरण जो है वो संस्कृत से निकली है, यहाँ पर कोई क्षमा नहीं है। खड़ी बोली का मतलब जो खड़ी रहती, झुकती नहीं है, जिसमें लचीलापन नहीं है, उसके नियम बहुत ही कठोर है। और ब्रज है, अवधी है, भोजपुरी है, ये जो क्षेत्रीय देशज भाषाएं हैं, इन भाषाओं में बहुत लचीलापन होता है। स्वार्थ भी कह सकते हैं, स्वार्थ भी कह सकते हैं, लेकिन घनाक्षरी में जब आप खड़ी बोली में लिख रहे हो तो स्वार्थ को स्वार्थी कहेंगे, 3 ही मात्रा में प्रयोग करेंगे। तो मित्रों, ये हो गई आपकी मनहर घनाक्षरी। एक बार फिर दोहरा दें कि मनहर घनाक्षरी में 4 चरण हैं, 4 तुकांत हैं, और प्रत्येक चरण में 31 वर्ण है। 16-15 पर यति आवश्यक है, लेकिन अगर 8-8-7 पर यति हो, 3 अष्टक के बाद 1 सप्तक हो तो और भी उत्तम है, लेकिन उसे अनिवार्य कभी मत मानिए कि ऐसा नहीं हो रहा है तो अशुद्ध हो गई। और सबसे बड़ा है प्रवाह, प्रवाह बाधित न हो, शब्द उचित उच्चारण के साथ हो, व्याकरण निष्ठ हो, घनाक्षरी शुद्ध होगी। आइए, मनहर घनाक्षरी के तो बहुत से उदाहरण हैं। चलिए यहाँ पर एक चीज अच्छा बाद में बताएंगे, क्योंकि ऐसा न हो फिर वही बात हो जाती है, हम आनंद में बैठ के बतलाने लगते हैं और घड़ी का ध्यान नहीं रहता है। रूप घनाक्षरी हो गई। अब देखिए जल हरण घनाक्षरी। ये जल हरण घनाक्षरी जो है, इसमें भी 32 वर्ण होते हैं और 16-16 वर्णों पे यति होती है, 8-8 पे हो तो और उत्तम है। इतनी बातें वही हैं जो रूप में थी, लेकिन इसमें एक बात है जो इसको रूप घनाक्षरी से अलग कर देती है। वो कौन सी बात है कि इस रूप घनाक्षरी के अंत में आता था गाल, हमने समझाया था। इसमें गाल नहीं आएगा, इसमें लल आएगा, दोनों लघु आएंगे, ये इसकी विशेषता है, और कोई अंतर नहीं है। विषम सम विषम का प्रयोग इसमें भी वर्जित है और 4 चरण समतुकांत हैं। अब एक उदाहरण लीजिए और इस जल हरण घनाक्षरी को अपने मन में बसाइए। बस इतना ध्यान रखिए कि रूप, देखिए छंदों के आपसी संबंध से बात जल्दी समझ में आती है। जैसे रूप घनाक्षरी हमको मालूम है, तो जल हरण घनाक्षरी समझने के लिए इतने रह गया कि रूप के अंत में है गुरु लघु और जल हरण के अंत में लघु लघु, और ये भी नहीं याद आए तो एक सूत्र हम बता दें कि रूप रूप गुरु लघु, रूप घनाक्षरी के अंत में गुरु लघु, जल हरण जल दोनों लघु हैं, अर्थात जल हरण घनाक्षरी के अंत में लघु। इनके नामों से ही आपको याद रहेगा किसके अंत में क्या होता है। अब एक उदाहरण देखिए। ये असल में छंद मैंने तब रचा था जब पानी बरस रहा था
और मैं अपने छत पे कुछ ऐसे रचना कर रहा था, तो मैंने अपनी छत के दोनों ओर देखा। एक ओर का दृश्य कुछ और था, दूसरी ओर का दृश्य कुछ और था, और दोनों दृश्यों को मैंने एक में मिला के ये छंद रचा था। आपको सबको विनम्रता से निवेदित है, सुनिएगा। रिम झिम जल वृष्टि रचती विचित्र सृष्टि, जिसकी जैसी हो दृष्टि आती वैसा रूप धर। अंत में धर। रिम झिम जल वृष्टि रचती विचित्र सृष्टि, जिसकी जैसी हो दृष्टि आती वैसा रूप धर। लगी न, अब एक तरफ ये है, देखिए एक तरफ क्या है कि लगी न दिहाड़ी कहीं चूल्हा भी जला है नहीं, लगी है दिहाड़ी नहीं चूल्हा भी जला है नहीं, और कहीं पकवान रही तल नारियां सुघर। कहीं चले मनुहार कहीं है विरह ज्वार, कहीं चले मनुहार कहीं है विरह ज्वार, कहीं पर है बहार कहीं जिए मर मर। किंतु जब रस वृष्टि करती है काव्य सृष्टि, होती सदा दिव्य दृष्टि बनती आनंद कर। किंतु जब रस वृष्टि करती है काव्य सृष्टि, होती सदा दिव्य दृष्टि बनती आनंद कर। ये जलहरण घनाक्षरी का एक उदाहरण हुआ। और इसमें आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे कि जो प्रत्येक चरण में 3 अष्टक आए हैं, उसमें मैंने अंत्यानुप्रास मिलाया है। रिमझिम जल वृष्टि रचती विचित्र सृष्टि, जिसकी जैसी हो दृष्टि आती वैसा रूप धर। लगी न दिहाड़ी कहीं चूल्हा भी जला है नहीं, कहीं पकवान रही तल नारियां सुघर। कहीं चले मनुहार कहीं है विरह ज्वार, कहीं पर है बहार कहीं जिए मर मर। आर का इस प्रकार से मैंने हर अष्टक पे अंत्यानुप्रास का प्रयोग किया है। ऐसा करने से सौंदर्य आ जाता है, ये अनिवार्य नहीं होता है। हाँ, एक घनाक्षरी में अनिवार्य होता है, वो जब आएगी तो उसमें मैं बताऊंगा। उसमें पिंगलाचार्यों ने प्रतिबंध बना दिया है कि अष्टक के बाद में अंत्यानुप्रास होना ही चाहिए, कोई भी बचत नहीं। और अब एक 32 वर्ण की दूसरी घनाक्षरी दे रहा हूं। वही बात आ गई जो मैंने कही थी। ये घनाक्षरी बिल्कुल जलहरण जैसी है, केवल इसमें अंतर इतना है कि अंत में जो लल आया था उसकी जगह गाल होगा। तो आप कहेंगे जब गाल हो गया तो रूप हो गई। नहीं, एक और प्रतिबंध है। अंत में गाल होगा और प्रत्येक अष्टक पर अंत्यानुप्रास होगा, और प्रत्येक अष्टक पर यति होगी। यहां पर वो बात नहीं कि 16-15 पे यति हो तो चल जाएगा ना। इस घनाक्षरी में अनिवार्य है कि 8-8-8-8 पर यति हो, प्रत्येक अष्टक पर आंतरिक अनुप्रास हो, अंत्यानुप्रास, और अंत में गाल हो। इतनी शर्तें हैं इसमें। अब देखिए, मैंने उसी छंद को बदला है। उसमें आपने सुना था कि रिमझिम जल वृष्टि रचती विचित्र सृष्टि, जिसकी जैसी हो दृष्टि आती वैसा रूप धर। वहां धर लघु लघु आए थे। अब मैंने उसी छंद को बदल दिया है, तो अंत में हो गया गुरु लघु, और 8-8 पर हमारा अंत्यानुप्रास पहले से था, तो ये घनाक्षरी नई बन गई। और इस घनाक्षरी का नाम है कृपाण। कृपाण घनाक्षरी नाम है, और लोग इसको कृपाण भी कहते हैं, ऐसा भी कह देते हैं। सुनिएगा, छंद का आनंद आप पहले ले चुके हैं, थोड़ा उसके शिल्प में जो परिवर्तन है उसका आनंद लीजिए। कि रिमझिम जल वृष्टि रचती विचित्र सृष्टि, जिसकी जैसी हो दृष्टि रूप वैसा ले संवार। लगी न दिहाड़ी कहीं चूल्हा भी जला है नहीं, कहीं पकवान रही तल नारियां अपार। कहीं चले मनुहार कहीं है विरह ज्वार, कहीं पर है बहार कहीं जिए मन मार। और किंतु जब रस वृष्टि करती है काव्य सृष्टि, होती सदा दिव्य दृष्टि हरती है अंधकार। किंतु जब रस वृष्टि करती है काव्य सृष्टि, होती सदा दिव्य दृष्टि हरती है अंधकार। अंत में हमने गाल कर दिया, तो वही जलहरण घनाक्षरी कृपाण हो गई, क्योंकि उसमें अंत्यानुप्रास तो मैंने पहले से ही मिला रखा था। अब देखिए, घनाक्षरी है विजया। विजया घनाक्षरी 32 वर्णों की है, और ये 2 प्रकार की होती है।
पहले एक प्रकार आप सुनिए। चलिए इसको सुनाने के पहले इसकी बात बता दें तो पढ़ते समय आप उसको ध्यान में रखेंगे। ये दो प्रकार की है। एक ऐसी है जिसके अंत में ल ल ल 3 लघु आते हैं और 3 लघु को शास्त्र में नगण कहते हैं, अर्थात जिसके अंत में नगण आता है। तो नगण आता है तो हमने इसका नाम रख दिया नगणांत विजया। ये घनाक्षरी है नगणांत विजया। और दूसरी घनाक्षरी है जिसके अंत में लगा आता है, उसका नाम हमने रख दिया है लगांत विजया। ये नाम हमने रख दिए। तो पहले एक नगणांत घनाक्षरी का उदाहरण देखिए जिसके अंत में 3 लघु आते हैं। देखिएगा, और एक बात इसमें हम विशेष बताना चाहेंगे कि जो एक नियम बताया था कि विषम सम विषम ना आए और कुछ भी आए, सम 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 सब हो, विषम विषम सम हो, सम विषम विषम हो, सब आ सकते हैं। लेकिन इस घनाक्षरी में एक और प्रतिबंध है कि एक सम के बाद 2 विषम ही आने चाहिए। ये अनिवार्य है, इसमें कोई छूट नहीं। इसमें छूट लेने पर भी लय बंध जाएगी, सध जाएगी, लेकिन वो शास्त्रीय ढंग से वो घनाक्षरी नगणांत विजया घनाक्षरी नहीं होगी। वो तभी होगी जब सारे के सारे अष्टक में सम के बाद 2 विषम आते हों। बस इसको आप ध्यान से देखना और आखिर में देखना कि 3 लघु आते हैं कि नहीं आते हैं। बस समझ लीजिए, इन चीज़ों पे ध्यान दिया तो ये इसके लक्षण समझ में आ जाएंगे। और उदाहरण सुनिए कि नीति पर जो अटल रहे धर्म से अचल, रहे सेवा में चपल, करे दंभ का शमन। नीति पर जो अटल, नीति पर जो अटल, 2 3 3, रहे धर्म से अचल, 2 3 3। यहाँ ये बता दें कि जो विभक्तियाँ होती हैं वो विभक्तियाँ शब्द के साथ जुड़ के गिनी जाती हैं। जैसे धर्म से, तो धर्म और से मिला करके 3 वर्ण होंगे। धर्म का, धर्म से, वो ये सारी विभक्तियां जो हैं 8 वो शब्द के साथ जोड़ के ही गिनी जाती हैं। रहे सेवा में चपल, रहे 2 वर्ण, सेवा में 3 वर्ण, चपल में 3 वर्ण, 2 3 3, सम विषम विषम। और करे सम दंभ का, विषम शमन विषम, यानी सम विषम विषम। अब आगे आप अपने आप सोचिएगा, मैं पढ़ रहा हूं। नीति पर जो अटल रहे धर्म से अचल, रहे सेवा में चपल, करे दंभ का शमन। और चले सत्य की डगर, रहे सत्य ही अधर, करे सत्य को मुखर, होता उसी का दमन। मन रहता विकल, क्रोध रहा है उबल, उर जलती अनल, धैर्य करता गमन। और उर वेदना अकथ, नहीं अंत है न अथ, चले फिर भी सुपथ, मेरा उसको न मन। उर वेदना अकथ, नहीं अंत है न अथ, चले फिर भी सुपथ, मेरा उसको न मन। सारे चरणों में देखिएगा, सारे अष्टकों में देखिएगा, नियम का पालन हुआ है। अब विजया घनाक्षरी का दूसरा रूप है लगांत, जिसके अंत में लगा होता है। और एक बहुत ही खास बात इसमें है जो भूलेगी ही नहीं आपको, कि मैं बराबर ये बताता आ रहा हूं कि विषम सम विषम नहीं होना चाहिए। 2 विषम के बीच में सम वर्जित वर्जित वर्जित, हर घनाक्षरी में बिल्कुल नहीं आ सकता। और यह घनाक्षरी ऐसी है लगांत विजया जिसमें विषम विषम के बीच में सम भी मान्य है। जो वर्जित था वो इसमें मान्य है। और 8 8 8 पर अंत्यानुप्रास भी अनिवार्य है। यह आपकी इच्छा पे नहीं है कि आप लगाएं या न लगाएं। बस इतना आपने जोड़ दिया और अंत में लगा होगा। अब ये 32 वर्ण की है और अंत में लगा है। 32 वर्ण में कहीं लगा नहीं था, इसी में है। विषम सम विषम कहीं माने नहीं था, इसी में है। और अष्टकों पे अंत्यानुप्रास तो कहीं भी लग सकता था, लेकिन इसमें उसको अनिवार्य कर दिया गया है। देखें आप। और एक बात बताना भूल गए, हर अष्टक के अंत में लगा है, वो खाली चरण के अंत में लगा नहीं है। 8 वर्ण जहां समाप्त होंगे वहां भी लगा होगा।
अब इतने प्रतिबंधों के साथ घनाक्षरी, और घनाक्षरी में भाव प्रवणता भी होनी चाहिए, अपनी संप्रेषणता भी होनी चाहिए, सार्थकता भी हो, बात भी आप तक पहुंच जाए। देखिएगा, नखत दिखे जागते, सपन दिखे भागते, हवाई गोले दागते, खिसक रही यामिनी। अब एक चरण हम समझा दें, उसके बाद अपने आप समझते रहिएगा। नखत दिखे जागते, जागते, गते क्या है? गुरु, लघु गुरु, लगा हो गया। और सपन दिखे भागते, गते फिर लगा हो गया। हवाई गोले दागते, फिर गते लगा हो गया। और खिसक रही यामिनी, मिनी लगा हो गया। तो एक दो नहीं, हर अष्टक में लगा होगा आदि से अंत तक। और क्या बताया कि विषम सम विषम भी मान्य है। तो मैंने सोचा कि जब हम छंद लोक हितार्थी लिख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम विषम सम विषम ही प्रयोग करें, ताकि देख करके उसको, उदाहरण को ही देख करके मन में ये बात बस जाए कि विषम सम विषम होता है। तो एक दो नहीं, बल्कि आधे से अंत तक आप देखेंगे मैंने सारे विषम सम विषम का ही प्रयोग किया है, जो अन्य घनाक्षरियों में वर्जित हैं। जैसे एक चरण में समझाएंगे। नखत दिखे जागते, 3 2 3, विषम सम विषम। सपन दिखे भागते, 3 2 3, विषम सम विषम। हवाई गोले दागते, हवाई 3 गोले 2 दागते 3, 3 2 3, विषम सम विषम। खिसक रही यामिनी, 3 2 3, हर जगह। अब अगले चरणों में इन सारी बातों का आप देखिएगा, कहीं विचलन हो तो समझिएगा मैंने उसको अशुद्ध लिखा है। और ये तो वीडियो रहेगा आपके पास, आप बार बार इसको बजाइएगा, बार बार देखिएगा। बड़ी विनम्रता से आप सभी को निवेदित है। लगांत विजया घनाक्षरी। नखत दिखे जागते, सपन दिखे भागते, हवाई गोले दागते, खिसक रही यामिनी। बादल काले छा गए, युगल पास आ गए, अनाड़ी मात खा गए, दमक गई दामिनी। बादल काले छा गए, युगल पास आ गए, अनाड़ी मात खा गए, दमक गई दामिनी। पवन चली झूमती, मदिर मत घूमती, दिशाएं 10 चूमती, अनोखी गजगामिनी। अंत्यानुप्रास देखते जाइए और विषम सम विषम देखते जाइए। कहा तो यह था कि ये मान्य है, मात्र मान्य है, लेकिन मैंने उसी को हर अष्टक में रखा है। पवन चली झूमती, मदिर मत घूमती, दिशाएं 10 चूमती, अनोखी गजगामिनी। और न भाए वह यामिनी, न भाए वह दामिनी। न भाए, जरा इसकी लय बिगड़ गई, हम फिर से पढ़ रहे हैं, एक बार आनंद लीजिएगा। नखत दिखे जागते, सपन दिखे भागते, हवाई गोले दागते, खिसक रही यामिनी। बादल काले छा गए, युगल पास आ गए, अनाड़ी मात खा गए, दमक गई दामिनी। पवन चली झूमती, मदिर मत घूमती, दिशाएं 10 चूमती, अनोखी गजगामिनी। न भाए वह यामिनी, न भाए वह दामिनी। न भाए वह यामिनी, न भाए वह दामिनी। न भाए गजगामिनी, जो साथ नहीं भामिनी। न भाए वह यामिनी, न भाए वह दामिनी। न भाए गजगामिनी, जो साथ नहीं भामिनी। इस तरीके से एक श्रृंगार का हमने ये छंद इसके लिए रचा है। आप इसमें इन प्रतिबंधों को देखिएगा। और लोग कहते हैं इतने प्रतिबंध छंद में अगर हो तो फिर उसमें आनंद कैसे आएगा? आप ये बताइए कि सड़क पे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, कितने प्रतिबंध होते हैं? क्लच लगाने का अलग प्रतिबंध, ब्रेक लगाने का अलग प्रतिबंध, और ट्रैफिक नियमों का पालन करने का अलग प्रतिबंध। कितने प्रतिबंध होते हैं? इंडिकेटर देने का अलग प्रतिबंध, बैलेंस बनाने का अलग प्रतिबंध, गड्ढे देखने का अलग प्रतिबंध, लोगों को बचाने का अलग प्रतिबंध। इतने सारे प्रतिबंधों के बाद भी मोटरसाइकिल कितनी मस्ती में आप चलाते हैं।
तो प्रतिबंधों से डरते क्यों हैं? अगर उन प्रतिबंधों को आपने अंगीकार कर लिया है, आत्मसात कर लिया है, तो पूरे आनंद के साथ रचना होती जाएगी और बनती जाएगी। मित्रों, अब एक देव घनाक्षरी मैं आपको निवेदित कर रहा हूँ। ये 33 वर्णों की है और 33 वर्णों की इस घनाक्षरी में है तो परंपरा से कुछ चीजें ऐसी होती जिनको हमें मान लेना चाहिए। इसके अंत में नगण आते हैं और 2 नगण आते हैं, तो इसमें सौंदर्य बहुत अच्छा पैदा होता है। तो भले ही वो शास्त्रीय प्रतिबंध बिल्कुल तो नहीं है, उसमें कहा यही गया है कि अंत में अगर ला 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 2 बार आए तो लालित्य पैदा होता है। लेकिन जितने लोगों ने देवघनाक्षरी लिखी है, सबने अंत में यही किया है और उस लालित्य को पैदा किया है, तो वह लालित्य भी अनिवार्य हो गया है। नहीं तो फिर देवघनाक्षरी लिखने की आवश्यकता क्या है? आप देखिएगा उदाहरण, 33 वर्ण हैं, 16 और 13 परियति है, अंत में ल ल ल ललल 2 बार आना उत्तम है और मैंने उसको अनिवार्य मान लिया है परंपरा से। अब सुनिएगा, मन में उठी उमंग झूठ, मन में उठी उमंग झूम उठा अंग अंग। अब ये जो हम अंत्यानुप्रास लगाते हैं, यह आवश्यक नहीं है। अंत्यानुप्रास 8-8 पर अगर लगाते चलेंगे तो उससे एक आंतरिक आनंद पैदा होता है, और ये सब आनंद न हो कविता में तो छंद ही आनंद शब्द आधा सम्मिलित है, तो आनंद न हो तो छंद कैसा है? इसलिए ये सब प्रयोग करते रहना चाहिए, जहां तक बन पड़े। न बन पड़े कोई बात नहीं। मन में उठी उमंग झूम उठा अंग अंग, मन हो गया मलंग चलता उछल उछल। प्रीति की डगर पर पहला चरण धर, होता बड़ा ही दूभर चलना संभल संभल। लोग जो सयाने बड़े करते विरोध बड़े, बोलते वचन कड़े पढ़ते उबल उबल। पढ़े न दिखाई कुछ, पढ़े न सुनाई कुछ, उर है हवाई कुछ उठता मचल मचल। पढ़े न दिखाई कुछ, पढ़े न सुनाई कुछ, उर है हवाई कुछ उठता मचल मचल। प्रणय की जो अनुभूति है, जो आवेग है, उसको इस छंद में व्यक्त किया गया है। अब मित्रों, रोज ऐसा हाल हो गया, क्या 5-7 मिनट और मिल सकते हैं? हमने सोचा था आज तो 8-10 घनाक्षरी बतानी है, तो घंटे भर का समय ज्यादा है, लेकिन हो उल्टा गया। खैर, अब मैं एक घनाक्षरी और बताऊंगा। हाँ, अब घनाक्षरी की व्याकरण तो बता दी। इसमें मुख्य बात क्या है, संक्षेप में जान लीजिए। शास्त्रीय बात कि वर्णों की संख्या 26 से जब ज्यादा होती है तो उस छंद को दंडक कहते हैं। ये सब घनाक्षरी दंडक है। और जब वर्णों की संख्या निश्चित होती है किंतु उनकी मात्राएं निश्चित नहीं होती, उनका मात्राभार निश्चित नहीं होता है, लघुगुरु निश्चित नहीं होता है, तो उसको मुक्तक कहते हैं। ये मुक्तक यहां पर इस संदर्भ से लेने की आवश्यकता है। अन्य मुक्तक और भी हैं। एक 4 पंक्तियों का मुक्तक लिखा जाता है, उसको मुक्तक कहते हैं। और एक आचार्य मम्मट ने बताया है कि प्रबंध काव्यों के अतिरिक्त जितने काव्य हैं उनको मुक्तक काव्य कहते हैं। उन अर्थ में नहीं, आप इस अर्थ में लीजिए कि अगर वर्णों की संख्या निश्चित हो लेकिन मात्राएं निश्चित न हो तो उसको हम मुक्तक कहते हैं। तो इसमें 26 से ज्यादा वर्ण है तो दंडक हो गया, और वर्णों की मात्राएं निश्चित नहीं है, मुक्तक हो गया, और वर्णिक तो है ही है, तो ये वर्णिक दंडक मुक्तक हो गया। और दंडक क्यों कहा गया? 26 से ज्यादा जब वर्ण होते हैं तो उस चरण को पढ़ने में आदमी की सांस फूल जाती है, ऐसा लगता है जैसे कोई दंडित कर रहा हो उसको। इसी भाव से शायद इसका नाम दंडक रखा गया है। तो ये हम आपको जो घनाक्षरी दे रहे थे, ये सभी वर्णिक हैं, मुक्तक हैं और दंडक। इन्हीं में 3 घनाक्षरी और सम्मिलित हैं, और काव्य शास्त्र में उनको इन्हीं के साथ लिखा जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि वो वर्णिक हैं, दंडक हैं, लेकिन वो मुक्तक नहीं है।
गुरु सक्सेना जी, स्वागत है। मैं पहले घनाक्षरी पढ़ूंगा, बाद में वो बात रखूंगा। ये सभी घनाक्षरी वर्णिक थी, दंडक भी थी और मुक्तक भी थी। लेकिन ये 3 घनाक्षरी ऐसी हैं जो लिखी तो ऐसे ही जाती, इन्हीं के साथ में लिखी जाती, हर शास्त्र की किताब में आपको ऐसे मिलेगी। लेकिन आप खुद विचार करिएगा कि वो वर्णिक है, दंडक है, लेकिन मुक्तक नहीं है। अब लिखा है तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, कोई पत्थर की लकीर थोड़ा होता है ज्ञान। हम आप सुधार सकते हैं, लेकिन सुधार करने के पहले अपने को भी ठोंक पीट देख लेना चाहिए, कहीं खुदा ने गलती करें और दूसरे का सुधारते फिरें। आप देखिएगा, मैं अब एक जनहरण घनाक्षरी पढ़ने जा रहा हूँ। जनहरण घनाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं और सभी लघु होते हैं, आदि से अंत तक सब लघु होते हैं। लेकिन 31वां जो वर्ण होता है वो गुरु हो जाता है। तो ये लेकिन जब लगा दिया तो अर्थ ये निकला कि 31 वर्णों में 30 वर्ण लघु होंगे और 31वां वर्ण जो है गुरु होगा। बस इतना ही इसका व्याकरण है। और आप सुनिएगा, आनंद लीजिए और फिर वो बात बताएंगे ये मुक्तक है कि नहीं। विकल विकल मन सुनयनि तुझ बिन, प्रकट मनस पर संवर निखर तू। विकल विकल मन सुनयनि तुझ बिन, प्रकट मनस पर संवर निखर तू। हृदय पटल पर प्रतिपल बस कर, सुख कर अनुभव भर तू। संभल संभल कर थिरक थिरक कर, लय गति वश कर पग पग धर तू। संभल संभल कर थिरक थिरक कर, लय गति वश कर पग पग धर तू। रुन झुन छनन छनन छन, झनन झनन झन पग पग कर तू। रुन झुन छनन छनन छन, झनन झनन झन पग पग कर तू। ये हो गई ये घनाक्षरी हो गई जो हमने अभी बताई, जनहरण। 3 दहाई 30, वो हो गए 10 नगण। और नगण माने ल ल ल, सारे लघु निश्चित हैं। तो जब सारी मात्राएं निश्चित हैं तो मुक्तक कैसे हो गया? 31 वर्णों में 30 वर्ण लघु, 31वां गुरु, एक एक वर्ण की मात्रा आपने निश्चित कर दी, फिर इसे मुक्तक में कैसे रख दिया? ये मेरा प्रश्न है, आप विचार करिएगा। मेरी दृष्टि में इसको मुक्तक में नहीं होना चाहिए। ये वर्णिक दंडक तो है, लेकिन ये साधारण दंडक है। साधारण दंडक में मात्राएं भी निश्चित होती हैं, तो इसलिए ये मुक्तक दंडक नहीं है। अब आप एक और देखिएगा, एक घनाक्षरी है डमरू। चलिए डमरू से पहले एक और बता दें। अच्छा, डमरू ही लीजिए पहले। डमरू में 32 वर्ण होते हैं और शास्त्र में उल्लेख इस बात का है कि 32 वर्ण लघु होते हैं। बस यही प्रतिबंध है। और बाकी सामान्य बातें हैं, वो हम आपको बार बार क्या दोहराएं कि त्रिकल विषम सम विषम नहीं होना चाहिए, चारों चरण तुकांत होने चाहिए। लेकिन इसकी विशेष बात है कि सभी लघु होते हैं। तो सभी अगर लघु हों तो जो आपने अभी घनाक्षरी पढ़ी थी जनहरण, उसी में तू को प्रिय कर दीजिए तो सारे लघु हो जाएंगे। विकल विकल मन सुनयनि तुझ बिन, प्रगट मनस पर संवर निखर प्रिय। हृदय पटल पर प्रतिपल बस कर, सुख कर अनुभव भर प्रिय। संभल संभल कर थिरक थिरक कर, लय गति वश कर पग पग धर प्रिय। रुन झुन छनन छनन छन, झनन झनन झन पग पग कर प्रिय। ये हो गई डमरू। लेकिन मित्रों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परंपरा से ग्रहण की जाती हैं। डमरू घनाक्षरी के जितने उदाहरण मैंने पढ़े हैं अभी तक, हो सकता है मेरी दृष्टि में ना आए हों, लेकिन जितने मैंने पढ़े हैं सभी लोगों ने लघु का ही प्रयोग नहीं किया है, बल्कि लघु में मात्राओं की भी वर्जना की है। जैसे विकल विकल, तो वाह में छोटी ई की मात्रा लगी है। सुनयनि, सा में छोटी ऊ की मात्रा लगी है। नी में छोटी ऊ ई की मात्रा लगी है।
तो सभी परंपरा से जितने छंदकार हुए हैं उन्होंने डमरू घनाक्षरी के उदाहरण में मात्राओं का प्रयोग नहीं किया है। जो अक्षर में मात्राएं लगती हैं कौन कौन है? लघु मात्राएं ई, उ और ऋ, इन तीनों मात्राओं की वर्जना की। तो जो परंपरा से चला रहा है उसका भी सम्मान करना चाहिए, और मैं उसका सम्मान करते हुए अपनी 1.5 चावल की खिचड़ी अलग नहीं पकाना चाहता हूं। मैं उसी परंपरा का सम्मान करते हुए बिना मात्रा के ही लघु का प्रयोग करना अब अधिक उचित समझता हूं, और अपने मित्रों को इसी बात की सलाह देता हूं। और उसके उदाहरण आप देखिए कि 32 वर्ण, 32 लघु, और लघु के साथ में सब आकार हो, यानी उनमें मात्रा कोई न लगी हो, भाव भी संप्रेषित हो जाए, लय भी बन जाए, और वो त्रिकल विषम सम विषम का नियम भी कहीं भी बाधित न हो। देखिए घनाक्षरी आप। सरस सरस कहे वचन नमन कर, तरल तरल मन पल पल रख कर। ये भी देखते जाइए, कुछ अर्थ भी निकल रहा है कि वो जो हमने वंदना की वही तो नहीं है। सरस सरस कहे वचन नमन कर, तरल तरल मन पल पल रख कर। सनन सनन सन मगन पवन सम, रसमय सरगम स्वर स्वर भर भर। सनन सनन सन मगन मगन पवन सम, रसमय सरगम स्वर स्वर भर भर। तपन न रख मन जलन न रख मन, तपन न रख मन जलन न रख मन। तमस न रख मन रसमय कर स्वर। पंक्ति देखें, भाव आप तक संप्रेषित हो रहा है कि तपन न रख मन जलन न रख मन, तमस न रख मन रसमय कर स्वर। अटल अभय बन सतपथ पर चल, कर कर गह कर बन कर सहचर। अटल अभय बन सतपथ पर चल, कर कर गह कर बन कर सहचर। ये एक हमने उदाहरण दिया है, और ये उदाहरण बड़ा प्रयास करके लिखने पड़ते हैं। ये स्वाभाविक रूप से तो आ जाए तो समझिए माँ की बहुत बड़ी कृपा है, अन्यथा थोड़ा प्रयास तो करना ही पड़ता है इसको लाने के लिए। तो इसमें आपने देखा कि 32 वर्ण हैं, सभी लघु हैं, और किसी भी लघु पर ई उ ऋ की मात्रा नहीं है। एक उदाहरण अच्छा और ले लीजिए। इसमें हमने लिया था तुकांत अर, भर, स्वर, चर। अब एक अन्य तुकांत के साथ में देखिए दूसरी डमरू घनाक्षरी। अष्टक भी देखते जाइएगा। नवलय नव स्वर एक अष्टक, नवरस घट भर दूसरा अष्टक, करतल स्वर गत तीसरा अष्टक, मद मत भर मन चौथा अष्टक। इस प्रकार से चारों अष्टक को अलग अलग करके यति लेकर के इस छंद का निर्माण करने के लिए माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। देखें, नवलय नव स्वर नवरस घट भर, करतल स्वरगत मद मत भर मन। सहज सरल कर कहन रहन सब, सहज सरल कर कहन रहन सब। तपन सहन कर असहज मत बन। सहज सरल कर कहन रहन सब, तपन सहन कर असहज मत बन। पग पग तम चर डट कर तम हर, पग पग तम चर डट कर तम हर। डगर डगर चल तज कर भटकन। पग पग तम चर डट कर तम हर, डगर डगर चल तज कर भटकन। और कल कल जल सम भर सरगम स्वर, कल कल जल सम भर सरगम स्वर। अकड़ हवन कर वश कर जन जन, अकड़ हवन कर वश कर जन जन। कल कल जल सम भर सरगम स्वर, अकड़ हवन कर वश कर जन जन। मित्रों, ये डमरू घनाक्षरी का दूसरा उदाहरण हुआ। और अंतिम घनाक्षरी जो अब इसमें भी देखिए कि सारे लघु हैं, तो आपने एक एक वर्ण की मात्रा निश्चित कर दी। तो जब मात्रा निश्चित हो गई तो मुक्तक कैसे रह गया? मेरा मानना है कि ये वर्णिक है और दंडक है, लेकिन मुक्तक नहीं है। ये वर्णिक साधारण दंडक है। साधारण शब्द का यहाँ वैसा सामान्य अर्थ नहीं है। साधारण दंडक उसको कहते हैं जिसमें मात्राएं निश्चित होती हैं। अब एक और उदाहरण देते हैं, ये भी घनाक्षरी में आता है, आप विचार करिएगा।
देखिए, हम इसको घनाक्षरी का नाम नहीं लेंगे, पहले पढ़ेंगे। सभ्यता कहाँ चली विचारणीय सोचनीय, रीतिहीन नीतिहीन शीलहीन सोचिए। है न प्रेम है न त्याग है न भावना, विशेष स्वार्थ से मनुष्यता हुई मलिन सोचिए। अर्थ काम के लिए गंवा रहे अनेक प्राण, जी रहे अनेक लोभ के अधीन सोचिए। और सत्य को असत्य सिद्ध जो करें वही मदांध, सत्य को असत्य सिद्ध जो करें वही मदांध, दे रहे अनेक तर्क हैं नवीन सोचिए। सत्य को असत्य सिद्ध जो करें वही मदांध, दे रहे अनेक तर्क हैं नवीन सोचिए। अब इसकी गति को आप लघु गुरु के तराजू पे तौलिए तो आप पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। सभ्यता कहाँ चली, सभ्यता कहाँ चली विचारणीय सोचनीय, रीतिहीन नीतिहीन शीलहीन सोचिए। ये 31 वर्ण हो गए। 31 वर्णों में गाल 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 15 बार आया, 15 दूनी 30, और एक बचा वो हो गया आखिर में गा। एक एक वर्ण की मात्रा निश्चित है, और इसको अगर गणों में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। उसमें फिर आपको रगण जगण ऐसे करना पड़ेगा, वो समझने में ज्यादा जटिल है। ये सीधी सी बात है, गाल 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 गा। ये इस घनाक्षरी की लय है, और यही इसका सूत्र भी है, यही इसका व्याकरण भी है। इसमें प्रत्येक वर्ण की मात्रा निश्चित है, लेकिन काव्य शास्त्रियों ने इसको मुक्तक दंडक के अंदर रखा है। मेरा मानना है ये मुक्तक दंडक में नहीं आता है, इसको साधारण दंडक में ही लेना चाहिए। भले ही इसको घनाक्षरी हम कहें, और कहना ही होगा क्योंकि लगभग वैसे ही है ये, लेकिन ये साधारण दंडक है, मुक्तक दंडक नहीं है। और इसका नियम क्या हो गया ये तो आप समझ ही गए। 31 वर्ण है, जिसमें 16-15 पे यति है, और 16 वर्ण पहले जो हैं वो क्या हैं, गाल 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 गाल, और बाद के 15 क्या हैं, गाल 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 गा। ये 15 हो गए। ये हो गई इसकी मापिनी, और ये हो गया इसका पूरा व्याकरण। इस प्रकार से ये जो घनाक्षरी बनी, इसका नाम है कलाधर। कलाधर वास्तव में एक छंद है, और मात्रिक ये वर्णवृत्त है, अर्थात वर्णिक छंद है। चूंकि इसमें 26 से अधिक वर्ण है, इसलिए दंडक हो गया मेरे विचार से, और आपके भी विचार से लग रहा होगा ऐसा कि ये साधारण दंडक है और वर्णवृत्त के अंदर आता है। इसमें सभी गण निश्चित हैं। तो मित्रों, हमने आपको 3 घनाक्षरी बाद में ऐसी बताई जो परंपरा से मुक्तक दंडक में लिखी जाती हैं, लेकिन वो मुक्तक दंडक न होकर के साधारण दंडक है। अंत में मैं एक घनाक्षरी के सौंदर्य की बात करूंगा कि घनाक्षरी के व्याकरण को समझ के उसमें अक्षरों को ढाल के, शब्दों को ढाल के लिख लेना पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर सौंदर्य भी पैदा होना चाहिए। सौंदर्य पहला तो ये कि भाव प्रवणता हो, जो आप कहना चाहते हैं वो प्रवाह के साथ श्रोता के हृदय में उतरे। उसको ये न लगे कि आप शब्दों को हथौड़े की तरीके से जड़ रहे हैं उसके ऊपर, ऐसा न लगे। एक सौंदर्य हो, एक रसात्मकता हो, एक प्रवाह हो, ये बात है। और दूसरी बात यह है कि अंत्यानुप्रास आप जितना मिलाएंगे, अंत्यानुप्रास आंतरिक यानी आखिर में जो तुकांत होता है वो तो होता ही है, उससे पहले के शब्दों में अगर जितने तुकांत मिला देंगे उतने आनंद आएगा। बहुत लोग ऐसा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। हमारे मंच पे उपस्थित हैं आदरणीय गुरु सक्सेना जी, इनकी घनाक्षरी देखिए, ये 8-8 पे तुकांत नहीं, एक एक शब्द पे तुकांत मिलाते हैं। सब तुकांते वाले शब्द होते चले जाते हैं। तरंग ऐसी बजने लगती है जब इनके घनाक्षरी का चरण पढ़ा जाता है। तो जितना आप पैदा कर सके उतना आप भी पैदा करें। तो ये न कहें कि इतने ही तुकांत अनिवार्य हैं, जितने ज्यादा भीतर तुकांत लगाते चले जाएं उस तुकांत को अंत्यानुप्रास बोलते हैं, जो अंदर होता है।
चरण के जो अंदर होता है। तो जितना अंत्यानुप्रास आप लगाते चले जाएंगे उतना ही उसमें आनंद आता चला जाएगा। और अंत्यानुप्रास में तुकांत के नियम कठोरता से नहीं लगते हैं, थोड़ी उसमें फिसलन भी होती है, इसीलिए उसको तुकांत न कह के अंत्यानुप्रास कहते हैं। अंत्यानुप्रास का मतलब शब्दों के अंत में वर्णों की समानता होती चली जाए तो अंत्यानुप्रास हो जाता है। इसको पैदा करने की कोशिश करें। और आखिरी बात जो मैं बता के समाप्त करना चाहूँगा, घनाक्षरी में एक और सौंदर्य पैदा किया जाता है सिंहावलोकन का। ये मुझको बिल्कुल तब याद आया जब ये समय हो गया मेरा काव्य पाठ का, तो हमने कहा सिंहावलोकन में संयोग से मैंने लिखा ही कुछ नहीं था, तो मैंने एक सिंहावलोकन का उदाहरण तुरंत तैयार किया है, वो आपको पढ़ के सुना रहे हैं। होता क्या सिंहावलोकन है? ये सिंहावलोकन केवल घनाक्षरी में नहीं होता है, किसी भी छंद में हो सकता है। सवैया और घनाक्षरी में तो बहुत ही प्रयोग किया जाता है कि जिस शब्द पे चरण का अंत हो उसी शब्द से अगला चरण का प्रारंभ हो, तो ये सिंहावलोकन कहलाता है और इससे एक विशेष आनंद आता है। कवि लोग जो अच्छे साधक हैं वो इसका प्रयोग अपनी साधना में करते हैं। सिंहावलोकन पर बहुत लोगों ने लिखा है। ये दुर्भाग्य था कि मैंने नहीं लिखा था, तो मैंने उसको बताने के लिए एक उदाहरण रच लिया, सुनिएगा। और ये जो घनाक्षरी हम पढ़ने जा रहे हैं ये मनहर घनाक्षरी है। सहेजो भीतर घातियों की मिलती रहे ना, सहेजो भीतर घातियों की मिलती रहे ना, देश में आतंकवादी बच नहीं पाएंगे। अब ये पाएंगे लिखा है, लेकिन अंत में लघु गुरु ही होना चाहिए। तो पाएंगे का जो ये है उसको दबा के पढ़ना पड़ेगा आपको, और दबाने की छूट घनाक्षरी देती, हर जगह नहीं होती, यहाँ छूट है। तो अंत के लगा की पूर्ति प्रवाह में आ जाती है जब अंत से पहले वाले वर्ण को आप गुरु से लघु करके पढ़ लेते हैं। सहेजो भीतर घातियों की मिलती रहे न, देश में आतंकवादी बच नहीं पाएंगे। अब पाएंगे पे अंत हुआ। और पाएंगे शरण यदि भेड़ों बीच भेड़िए, तो मेमने मरेंगे और मरते ही जाएंगे। अब जाएंगे पे अंत हुआ, तो जाएंगे जहां भी वहीं करेंगे विश्वासघात, ऐसे ही कृतघ्न नाव देश की डुबाएंगे। अब डुबाएंगे है या देश की डुबाएंगे या नाव देश की डुबाएंगे, जितना चाहें हम बाद का अंश ले सकते हैं और उसी से अगले चरण के प्रारंभ करेंगे। तो जाएंगे जहां भी वहीं करेंगे विश्वासघात, ऐसे ही कृतघ्न नाव देश की डुबाएंगे। जाएंगे जहां भी वहीं करेंगे विश्वासघात, ऐसे ही कृतघ्न नाव देश की डुबाएंगे। और देश की डुबाएंगे जो खुद ही खिवैया नाव, तो लबार माझी बेड़ा पार क्या लगाएंगे। देश की डुबाएंगे जो खुद ही खिवैया नाव, तो लबार माझी पार, तो लबार माझी बेड़ा पार क्या लगाएंगे। अगर इसका सिंहावलोकन का एक साथ पूरा आनंद लेना चाहें तो सवैया को एक बार और सुन लें। यहीं पे समापन काव्य पाठ का होता है। और मैं अतिक्रमण सदैव करता रहा हूँ, आज भी मैंने बहुत अतिक्रमण किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ कि इतने धैर्यपूर्वक इस समय भी 32 श्रोता हमारे पटल पर उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति वंदनीय है, अभिनंदनीय है। मैं प्रणाम करता हूँ आपके इस काव्य प्रेम को और छंद प्रेम को। ये छंद को सुना करके मैं विराम लूँगा। हाँ, ये है कि विराम लेते लेते कोई बात याद आ गई तो उसको भी रख दूंगा, क्योंकि कोई पहले से हम एक एक बिंदु तैयार करके नहीं आते हैं, जो आता जाता है बोलते जाते हैं। कि सहेजो भीतर घातियों की मिलती रहे न, देश में आतंकवादी बच नहीं पाएंगे। पाएंगे शरण यदि भेड़ों बीच भेड़िए, तो मेमने मरेंगे और मरते ही जाएंगे। जाएंगे जहां भी वहीं करेंगे विश्वासघात, ऐसे ही कृतघ्न नाव देश की डुबाएंगे। और देश की डुबाएंगे जो खुद ही खिवैया नाव, तो लबार माझी बेड़ा पार क्या लगाएंगे। देश को डुबाएंगे जो खुद ही खिवैया नाव, तो लबार माझी बेड़ा पार क्या लगाएंगे। और एक छंद पढ़ करके मैं काव्य पाठ का समापन कर रहा हूँ। वो छंद विशेष रूप से आदरणीय शिव मंगल सिंह मंगल जी के लिए है, जो इस सारस्वत अनुष्ठान का संचालन और संपादन कर रहे हैं।
और उन सभी के लिए है जो किसी भी अनुष्ठान का संचालन और संपादन करते हैं। उनके मार्ग में हो सकता है ये पंक्तियाँ कभी काम आ जाएं, तो मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा। प्रमोद तिवारी हंस जी, आपका स्वागत है। और सभी लोग जो पहले से उपस्थित हैं उनको पुनः पुनः नमन करते हुए एक छंद मैं अर्पित करता हूँ कि सृजन के मार्ग में अगर ये पंक्तियाँ कभी काम आ गई तो मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा। पंक्तियाँ सुनिएगा। साधना की नाव पे सवार हो, प्रसन्न रहो, आएंगी हवाएं अनुकूल प्रतिकूल भी। ये मनहर घनाक्षरी ही है। साधना की नाव पे सवार हो, प्रसन्न रहो, आएंगी हवाएं अनुकूल प्रतिकूल भी। सविता हो तम तोम वेधते रहो, सविता हो तम तोम वेधते रहो अबाध, फेंकते रहेंगे मूढ़ कूद कूद धूल भी। मित्रों, सबसे कह रहा हूं और खुद अपने नीरव से भी कह रहा हूं। साधना की नाव पे सवार हो, प्रसन्न रहो, आएंगी हवाएं अनुकूल प्रतिकूल भी। और सविता हो तम तोम वेधते रहो अबाध, फेंकते रहेंगे मूढ़ कूद कूद धूल भी। माली हो सुनो रहा करो सदा सदा सचेत, उगवाते बाग में कभी कभी बबूल भी। माली हो सुनो रहा करो सदा सदा सचेत, उगवाते बाग में कभी कभी बबूल भी। प्रेम के पथिक छाले पाँव के निहारो नहीं, नेह से लगाओ अंक फूल और शूल भी। प्रेम के पथिक छाले पाँव के निहारो नहीं, नेह से लगाओ अंक फूल और शूल भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपकी सारस्वत उपस्थिति को नमन है। नमस्कार।